रात के 12 बज रहे थे। सन्नाटा इतना गहरा था कि घड़ी की टिक टिक भी कानों में गूंज रही थी। मैंने महसूस किया कि कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। मेरी आंखें बंद थीं, पर मैं जानती थी कि यह कौन है। मेरा भाई विक्की कमरे में आया और दरवाजे की कुंडी लगा दी। मैं गहरी नींद में होने का नाटक कर रही थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि वह किस इरादे से आया है। मैं पूरी तरह से जागरूक थी और यह भी जानती थी कि अब जो कुछ भी होने वाला था, उसे मैं रोकूंगी नहीं। यह सब कैसे शुरू हुआ और क्यों मैं खुद को रोकने की कोशिश नहीं कर रही थी, यह समझने के लिए हमें कुछ महीने पीछे जाना होगा। मेरी उम्र 21 साल थी और मैं कॉलेज में सेकंड ईयर की स्टूडेंट थी। उन दिनों गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी थीं। कॉलेज की थकान और छुट्टियों के काम ने मुझे पूरी तरह से थका दिया था। उस दिन मैं पूरे घर की सफाई करके अपने बिस्तर पर लेटी थी। मेरे शरीर का हर हिस्सा दर्द कर रहा था। मैं अपने सिर की मालिश कर रही थी, तभी विक्की मेरे कमरे में आया। दीदी, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है? उसने चिंता से पूछा। उसकी आवाज में एक मासूमियत थी जो मेरे दिल को छू गई। मैंने उदास होकर कहा, क्या बताऊं विक्की? मम्मी सारा काम मुझ पर छोड़ गईं। कॉलेज की छुट्टियां क्या मिली, मैं तो घर की नौकरानी बन गई हूँ। मेरी बात सुनकर वह मेरे पास बैठ गया। मेरी प्यारी बहन, कोई बात नहीं, उसने प्यार से कहा। मैं अभी तुम्हारे लिए दूध लेकर आता हूँ। उसे पियोगी तो तुम्हें आराम मिलेगा। उसका प्यार देखकर मैं मुस्कुरा दी। सच में, दुनिया में बहुत कम ऐसे भाई होते हैं जो अपनी बहनों का इतना ख्याल रखते हैं। मैंने उसे ढेर सारा प्यार और दुआएं दी। विक्की ने दूध लाकर मुझे दिया और मैं उसे पीने लगी। दूध पीने के बाद मैंने ग्लास साइड में रखा और लेट गई। विक्की कहने लगा, चलो मैं तुम्हारा सिर दबा देता हूँ, तुम आराम से सो जाओ। वह मेरे सिरहाने बैठ गया और अपने हाथों से मेरा सिर दबाने लगा। उसके हाथों में जैसे जादू था। धीरे धीरे मेरा दर्द कम होने लगा और मैं सुकून महसूस करने लगी। मैं अपनी आंखें मूंद कर सोने लगी और कब गहरी नींद में चली गई, मुझे पता ही नहीं चला। जब मेरी आंख खुली तो माँ की आवाज सुनकर मैं हड़बड़ाकर उठ बैठी। मेरा सिर भारी हो रहा था और मुझे चक्कर आ रहे थे। मैंने घड़ी देखी तो रात के 10 बज रहे थे। मुझे हैरानी हुई कि मैं इतना कैसे सो गई। मैं उठकर 2 कदम चली और मुझे चक्कर आ गए। दीवार का सहारा न लेती तो शायद गिर जाती। मैं फ्रेश होकर बाहर आई तो देखा कि खाने की टेबल पर सब मेरा ही इंतजार कर रहे थे। विक्की ने मेरी प्लेट में खाना डाला और मम्मी से कहने लगा, मम्मी, दीदी पर काम का बोझ थोड़ा कम डाला करें। देखें तो इसकी रंगत भी पीली पड़ चुकी है। उसकी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे लगा कि मैं दुनिया की सबसे भाग्यशाली बहन हूँ। हमारे घर के हालात कुछ ऐसे थे कि पापा और मम्मी दोनों जॉब करते थे। सिर्फ पापा की कमाई से घर चलाना मुश्किल था। मैं और विक्की कॉलेज जाते थे और अभी छुट्टियों की वजह से घर पर ही थे। उस दिन रात को मैं अपने कमरे में सोने गई, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था। ऐसा लगा जैसे कोई मेरे बिस्तर के पास आकर बैठ गया हो। डर के मारे मैंने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने तुरंत कमरे की लाइट ऑन की और बाहर जाकर देखा, लेकिन वहां भी कोई नहीं था। तभी विक्की अपने कमरे से बाहर आया। क्या हुआ दीदी? अभी तक जाग रही हो? उसने पूछा। मैंने उसे सारी बात बताई। वह मुझे पानी पिलाकर वापस कमरे में ले आया। आपको डरने की जरूरत नहीं है, उसने कहा। अगर आपको डर लग रहा है तो मैं आपके पास सो जाता हूँ। मैंने उसे मना किया, लेकिन वह जिद करने लगा। मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। आखिरकार वह मेरे कमरे में सोफे पर तकिया रखकर सो गया। उस रात मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे सिरहाने बैठकर मुझे बहुत देर तक देखता रहा हो, मेरे बालों को सहला रहा हो और मेरे चेहरे पर उंगलियां फेर रहा हो। मैं उन एहसासों के बीच सुकून से सो गई। अगली सुबह जब मैं उठी तो मेरा मूड बड़ा अजीब था। मैंने अपने भाई को देखा तो मैं हैरान रह गई। मैंने अपने जिस्म को दुपट्टे से ढक रखा था, पर मेरी कमीज अस्त व्यस्त हो चुकी थी। मुझे हैरत हुई, क्योंकि मैं कभी इतनी गहरी नींद में नहीं सोई थी। मुझे खुशी महसूस हो रही थी, लेकिन इसकी वजह समझ नहीं आ रही थी। मैंने विक्की से पूछा कि तुम इतने खुश क्यों हो? उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो रोज ही खुश होता हूँ। जिसे आप जैसी बहन मिले, वह क्यों ना खुश हो। दिन का काम खत्म करके मैं बैठी ही थी कि विक्की मेरे पास तेल लेकर आ गया। दीदी, अपने बाल खोलिए, उसने कहा। मैं आपके सिर में मसाज कर देता हूँ। उसकी हरकतें मुझे अजीब लगने लगी थीं। मैंने कहा, यह तुम्हारा काम नहीं है, जाओ अपने दोस्तों के साथ घूमो। लेकिन वह नहीं माना। आप नखरे मत करिए, उसने कहा। किस्मत वालों को ही ऐसे भाई मिलते हैं। वह जबरदस्ती
मेरे बालों से कैचर उतारते हुए मुझे कमरे में ले गया। मैं बेड पर तकिया रखकर लेट गई। वह मेरे सिरहाने बैठकर मेरे बालों की मसाज करने लगा। उसके हाथों में वाकई जादू था। मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मैं धीरे धीरे नींद की वादियों में खोने लगी। कुछ देर बाद जब मेरी आंख खुली तो मेरे पूरे बदन में दर्द था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मुझ पर बहुत भारी भरकम बोझ डाल दिया हो। मेरा शरीर थका हुआ था। जब मैंने खुद पर गौर किया तो मैं पूरी तरह भीगी हुई थी। मेरे कपड़े गीले थे, पंखा भी बंद था और कमरे में गर्मी थी। यह सब क्या हो रहा था? मैं बहुत मुश्किल से बेड से उठी। मुझे चक्कर आ रहे थे और चलना मुश्किल हो रहा था। मैं बाथरूम गई और फ्रेश हुई। मेरी हालत पर गौर किया तो लगा जैसे मैंने कोई बहुत भारी मेहनत वाला काम किया हो। जब मैं कमरे से बाहर निकली तो मुझे फुसफुसाने की आवाजें सुनाई दीं। घर में मेरे और विक्की के अलावा कोई नहीं था, तो वह किससे बात कर रहा था? मैं किचन में पानी पीने गई, पर तब तक फुसफुसाहट बंद हो चुकी थी। मैं किचन के दरवाजे पर खड़ी थी, तभी मैंने बैठक से किसी को निकलते देखा। उसके हाथ में काफी पैसे थे, जिन्हें देखकर वह मुस्कुरा रहा था। यह देखकर मेरे माथे पर बल पड़ गए। तभी उसकी नजर मुझ पर पड़ी। अनु, आप उठ गईं? उसने घबराकर कहा। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ गई। वह हड़बड़ाकर पैसों को अपनी जेब में डालने लगा। मैंने उसका हाथ पकड़कर उन पैसों को सामने लाकर पूछा, इतने पैसे कहाँ से आए? वह नजरें झुका चुका था। धीरे से कहने लगा, आप प्लीज पापा को मत बताना। मैं ताज्जुब में थी कि उसने ये पैसे पापा को क्यों नहीं दिए। मैंने सख्ती से पूछा तो वह सहम गया। ये पैसे तो पापा के एक दोस्त ने सालों पुराने कर्ज के रूप में लौटाए थे। मैंने सोचा था कि इनसे मोबाइल खरीद लूंगा। मैंने उसे डांटते हुए कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? घर के हालात देखो कैसे हैं। हमारे मम्मी पापा दोनों नौकरी कर रहे हैं और तुम मोबाइल खरीदने की बात कर रहे हो। वह शर्मिंदा हो गया। मैंने उससे कहा कि वह ये पैसे पापा को दे दे। उस रात विक्की मुझसे कोई बात नहीं कर सका और जल्दी सोने चला गया। मैं समझ नहीं पा रही थी कि यह सब क्या हो रहा था। मेरी तबीयत क्यों खराब हो रही थी और विक्की क्यों अजीब हरकतें कर रहा था। यह कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ गई थी जहां मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा राज छुपा था। अगले दिन मैं किचन में काम कर रही थी, तभी विक्की अपने कुछ दोस्तों के साथ घर में दाखिल हुआ। मैं यह देखकर हैरान रह गई कि वह उन्हें सीधा लाउंज में ले आया था। उस वक्त मैंने दुपट्टा उतारकर बर्तन धो रही थी। जैसे ही वे सब हंसते हुए अंदर आए, मैंने तुरंत दुपट्टा ओढ़ लिया। यह क्या तरीका है? मैंने उसे समझाने की कोशिश की। तुम जानते हो, इस वक्त मम्मी पापा घर पर नहीं हैं, फिर भी तुम इन लोगों को घर ले आए हो। विक्की तनक कर बोला, यह मेरा घर है। जब आपको मेरा ख्याल नहीं है तो मैं आपका क्यों करूं? वह मुझसे काफी नाराज लग रहा था। अच्छा, खाना तैयार करो, ये मेरे बहुत खास दोस्त हैं। उसका यह बर्ताव मुझे हैरान कर रहा था। छोटी सी बात पर वह इतना कैसे बदल सकता था? अब मैं क्या करती? खाना तो बनाना ही था। मैंने उसके दोस्तों के लिए खाना बनाना शुरू कर दिया। जब खाना बन गया तो वह बोला, खाना परोसने भी तुम खुद ही आओगी। मैंने खाना टेबल पर लगा दिया। मैंने गौर किया कि उसके दोस्त मुझे बार बार घूर रहे थे। वे सभी विक्की की उम्र से बड़े लग रहे थे और अजीब तरीके से मुझे देख रहे थे, जैसे मुझे निगल ही जाएंगे। मैं डरकर अपने कमरे में चली गई और खुद को अंदर से बंद कर लिया। जैसे ही वे लोग गए, मैं विक्की पर फट पड़ी। दोबारा तुम्हारे ये दोस्त इस घर में नजर नहीं आने चाहिए। मगर वह अगले ही पल मेरे गाल थामकर कहने लगा, इतना गुस्सा कहाँ से आता है? वे दोबारा नहीं आएंगे, लेकिन आप इस बारे में मम्मी पापा को कुछ नहीं बताएंगी। विक्की के इस बर्ताव से मैं परेशान हो गई थी। वह कभी प्यार जताता था तो कभी चिढ़ने लगता था। बहरहाल मैंने हामी भर दी और अपने कमरे में चली गई। उसकी हरकतें दिन ब दिन अजीब लगने लगी थीं। उस रोज भी जब मैं अपने कमरे में आराम करने के लिए सोई तो अचानक मुझे अपने पैरों पर किसी के हाथ महसूस हुए। मैंने चौंक कर आंखें खोली तो देखा कि विक्की मेरे पैरों को अपनी गोद में रखकर मसाज कर रहा था। मैंने तुरंत उसे ऐसा करने से मना किया, मगर वह कहने लगा, मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो। इस घर में एक मैं ही हूँ जिसे आपकी इतनी फिक्र है। मम्मी पापा को तो काम से ही फुर्सत नहीं है। मैं भी थक चुकी थी, इसलिए मैंने आंखें बंद की और सोने लगी। विक्की के हाथों की मसाज से मुझे नींद आ गई, लेकिन जब मेरी आंख खुली तो मेरे होश उड़ गए। मेरा सिर बुरी तरह चकरा रहा था। बिस्तर की चादर बिल्कुल बेतरतीब हो चुकी थी। बिस्तर पर एक शर्ट और एक परफ्यूम पड़ा था जो किसी मर्द का लग रहा था। यह सामान किसका था? मैं कुछ बोल नहीं सकी। मेरे सिर में इतनी तेज दर्द था कि मैं फिर से बिस्तर पर गिर गई।
ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मुझे बेहोशी की दवा पिला दी हो। पास में फुसफुसाने की आवाजें आ रही थीं, मगर कौन बोल रहा था, यह मैं पहचान नहीं सकी। मुझे सिर्फ विक्की की आवाज की सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह मेरे कमरे में मौजूद हो और मुझे उठाने की कोशिश कर रहा हो। कुछ देर बाद जब मुझे होश आया, तो सारा दृश्य मेरी नजरों के सामने घूमने लगा। मैंने सबसे पहले बेड की तरफ देखा, जहां पहले शर्ट और परफ्यूम पड़े थे, मगर अब वहां कुछ भी नहीं था। आज फिर मेरी हालत बहुत अजीब थी। मैं कोई बच्ची नहीं थी जो यह सब कुछ समझ न पाती। घर में मेरे और विक्की के अलावा और कोई नहीं था। फिर मेरे सोने के बाद ऐसा क्या होता था कि मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग जाता था और मेरे बदन में दर्द सरक रहा था। दिन ब दिन विक्की मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा था, मगर मैं हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर अपने कमरे में चली जाती थी। मेरे दिमाग में अजीब-अजीब से विचार आने लगे थे। तबीयत भी काफ़ी खराब रहने लगी थी। मेरी हालत देखकर माँ भी परेशान हो गईं। उन्होंने कहा कि वह अगले दिन ऑफ़िस से छुट्टी लेकर मुझे डॉक्टर के पास ले जाएँगी, ताकि पता चल सके कि मुझे क्या समस्या है। उस रात मैं बार-बार उठ रही थी और ठीक से सो नहीं पाई। अगले दिन मेरे माता-पिता हमेशा की तरह अपने काम पर चले गए। मुझे लगा शायद उन्हें मेरी परवाह नहीं थी, क्योंकि उन्होंने मुझे डॉक्टर के पास ले जाने की बात कही थी, पर वे हमेशा की तरह चले गए। आखिरकार मैं खुद ही डॉक्टर के पास गई। वहां अल्ट्रासाउंड से पता चला कि मैं गर्भवती हूँ। यह सुनकर मेरे होश उड़ गए। मेरे साथ ऐसा कौन कर सकता था? विक्की मेरा भाई था, पर फिर मेरे दिमाग में यह बात आई कि मैं उसे सगा भाई समझती हूँ, जबकि वह मेरा सौतेला भाई है। विक्की मेरी माँ की दूसरी शादी से था, जबकि मैं उनकी पहली शादी की औलाद थी। इस तरह की बातें मुझे गलत सोचने पर मजबूर कर रही थीं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह बात मैं अपने माता-पिता को कैसे बताऊं। भाग 3। विक्की जब भी मेरे पास बैठता, तो कभी मेरा हाथ पकड़ता, तो कभी मेरे गाल खींचने लगता। मैं पहले इन बातों को हल्के में लेती थी, मगर अब सब कुछ अलग नजर आ रहा था। एक दिन मैं अस्पताल गई और अबॉर्शन से पहले डॉक्टर से कहा कि इस बच्चे का डीएनए टेस्ट किया जाए। डॉक्टर ने रिपोर्ट दी और जब मैंने उसे देखा, तो मेरी सांसें थम गईं। जो मैं सोच रही थी, वैसा कुछ भी नहीं था। बच्चा विक्की का नहीं था, लेकिन फिर सवाल उठा, यह किसका था? मैंने इस गुत्थी को सुलझाने के लिए अपने कमरे में मोबाइल का कैमरा छिपा दिया। मुझे सच जानना था। कुछ दिनों बाद जब माँ-पापा घर पर नहीं थे, विक्की फिर मेरे पास आया। उसने मेरे सिर की मालिश शुरू कर दी। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं न सोऊं, मगर तेल में शायद कोई बेहोशी की दवा मिलाई गई थी। जैसे ही मैंने उस तेल को सूंघा, मैं बेहोश हो गई। 1 घंटे बाद जब मुझे होश आया, तो माँ-बाप घर लौट आए थे। मैंने तुरंत अपने कमरे में लगे कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी और जैसे ही सच्चाई सामने आई, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। विक्की मेरे कमरे में अपने घटिया दोस्तों को लाता था। वे मेरे साथ घिनौना बर्ताव करते थे। अपना काम पूरा करने के बाद वे विक्की को पैसे देकर चले जाते। यह देखकर मैं पूरी तरह टूट गई, गुस्से और सदमे में। मैं अपने कमरे से बाहर निकली। मैंने विक्की का गिरेबान पकड़ा और थप्पड़ों की बरसात कर दी। मम्मी पापा भी यह सब देखकर दौड़ कर आए। पापा ने मेरे हाथ पकड़ लिए और गुस्से में कहा, होश में हो? क्या पागल हो गई हो? क्यों मार रही हो इसे? मैं रोते हुए चिल्लाई, आप देखिए, यह जलील इंसान मेरे साथ क्या कर रहा है। मैंने उन्हें कैमरे की रिकॉर्डिंग दिखा दी। वीडियो देखकर माँ फर्श पर गिर पड़ी। पापा को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। गुस्से से भरे पापा ने विक्की को पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। उसके मुंह और नाक से खून बहने लगा। तभी विक्की गुस्से में चिल्लाया, मैंने इसे कभी अपनी बहन समझा ही नहीं। मुझे पैसों की जरूरत थी और लोग इसके लाखों रुपए देने को तैयार थे। मुझे अपनी जरूरतें पूरी करनी थीं, इसलिए मैंने यह कदम उठाया। अपनी बहन की जिस्म फरोशी करवाई। यह सुनकर मैं अपने कानों पर हाथ रखकर बस रोती रही। पापा ने उसे इतना मारा कि वह लहूलुहान हो गया, मगर जैसे तैसे वह खुद को छुड़ाकर घर से भाग गया। उसके बाद वह कभी भी उस घर में लौटकर नहीं आया। मेरे पेट में पल रहा बच्चा नाजायज था। मैंने उसका अबॉर्शन करवा दिया, मगर विक्की ने मेरे साथ जो घिनौना खेल खेला था, वह मेरे मन से मरते दम तक नहीं मिटेगा। भाई वही होता है जो आपका सगा हो और आपकी इज्जत करे। किसी भी अनजान मर्द के सहारे अपनी जवान बेटी को छोड़ना बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि ऐसे शैतानी मर्द हर वक्त इसी ताक में रहते हैं कि किसी बेबस और मासूम लड़की की इज्जत को नीलाम कर सके। मैं अपने सभी सुनने और पढ़ने वालों से यही गुजारिश करूंगी कि अपनी बेटियों का हमेशा ख्याल रखें, उन्हें पर्दे में रखें और कभी किसी अनजान मर्द के सहारे
अकेला न छोड़ें। इस पूरे मामले में गलती किसकी थी? मेरे माँ-बाप की जो पैसा कमाने की दौड़ में बच्चों से बिल्कुल बेफ़िक्र हो गए थे, या फिर मेरी जो अपने सौतेले भाई के साथ अकेली इस घर में रहती थी और उस पर हद से ज़्यादा भरोसा करती थी। मैंने उसे हमेशा सगा भाई समझा, मगर वह मेरा भरोसा तोड़ गया। तो दोस्तों, अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर हमेशा सतर्क रहें और सब पर आँख बंद करके विश्वास न करें।